नमस्कार, विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। दिन भर की हर खबर से आपको करते हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। मौके पर चौका लगाना किसे कहते हैं और ये कैसे किया जा सकता है, ये कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशहरा मनाने के लिए आज लखनऊ में थे। पहली बार कोई प्रधानमंत्री दिल्ली से बाहर रामलीला में गया था। वहां पर पीएम मोदी ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ अपने भाषण की शुरुआत की और अंत भी इसी उद्घोष के साथ किया। भगवान राम के दिन पर भगवान राम का उद्घोष, बिना कोई राजनीतिक भाषणबाजी के एक बड़ा राजनीतिक संदेश। यूपी चुनाव से पहले पीएम मोदी के आज के एक नारे से राजनीतिक सिग्नल को कैच करने वाला दिलचस्प विश्लेषण हम आपको दिखाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की धरती, विजयदशमी का दिन और जय श्री राम का नारा। जय श्री राम। ये यूपी की राजनीतिक लीला में पीएम मोदी की वो सर्जिकल स्ट्राइक है जिसमें मौका भी था और मैसेज भी था। पीएम मोदी ने न मौका छोड़ा और न मैसेज देना छोड़ा। जय श्री राम के नारे के साथ भाषण की शुरुआत की और अंत ही वहीं से किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पहली बार विजयदशमी पर किसी पीएम का दिल्ली से बाहर रावण दहन के लिए जाना और वो भी उस लखनऊ की जमीन को चुनना जहां पर अगले साल यूपी चुनाव की राजनीतिक लीलाएं पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। उसमें भी जय श्री राम के नारे के साथ भाषण देना और भाषण का अंत करना। पीएम मोदी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो जय श्री राम मौके का लाभ उठाकर विजयादशमी के दिन कोई आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन संदेश वहां तक पहुंच गया जहां तक पहुंचना चाहिए था। दूसरा, जटायु के बहाने से उन्होंने दबे पिछड़े कुचले लोगों को संदेश दे दिया कि जटायु किसी से भी ज्यादा महान था। तीसरी बात, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात नहीं की, उन्होंने किसी तरीके की कोई बात नहीं की, पर आतंकवाद, आतंकवादी, पूरी दुनिया आतंकवाद को पनाह, तो संदेश पहुंच गया जैसा उन्हें पहुंचाना था। वैसे विपक्ष पहले ही आरोप लगा चुका है कि पीएम मोदी राजनीतिक वजहों से दशहरा मनाने लखनऊ आ रहे हैं। पीएम लखनऊ आए, ऐशबाग के मैदान से सबसे पुरानी रामलीला में भाषण भी दिया। भाषण में वो राजनीतिक बातें करने से भी बचे, लेकिन जय श्री राम वाले उद्घोष से राजनीति के सिग्नल कैच करने की कोशिश हो रही है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारा आप ये समझिए कि विजयादशमी या दशहरा ये किसी धर्म का त्योहार नहीं है। जय श्री राम का जो टोन है वो श्री राम की जय करता हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुत्व एजेंडे के साथ है। तो वो अब कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी की ये प्रचलित हो चुका है, तो उन्होंने लगाया। लखनऊ में ऐशबाग की रामलीला 600 साल पुरानी है। तुलसीदास से लेकर लखनऊ के नवाबों तक इसके गवाह बताए जाते हैं। यहाँ की रामलीला सामाजिक सद्भाव की भी प्रतीक है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री लखनऊ की रामलीला में आए, तिलक लगाया, आरती की। भगवान हनुमान जी की गदा वह भेंट की जा रही है। रामलीला मैदान के मंच पर पीएम मोदी को गदा दिया गया। आतंक का नाश किया था कि धनुष बाण और ब्रह्मास्त्र हमारे प्रधानमंत्री जी को भेंट करें और तीर चला करके वह सांकेतिक। पीएम को तीर कमान दिया गया, जिससे उन्होंने सांकेतिक तीर चलाया। क्या बात, जोरदार बोल जय श्री राम। राम और कृष्ण यानी कि विष्णु का अवतार। पीएम को सुदर्शन चक्र भी दिया गया, जिससे वो खेलने भी लगे। भाषण में राम और कृष्ण दोनों का जिक्र किया। एक प्रभु राम और दूसरे श्री कृष्ण इसी धरती से मिले, और ऐसी धरती पर विजयादशमी के पर्व पर आकर के नमन करना, इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी का दशहरे पर लखनऊ आना और फिर जय श्री राम का उद्घोष लगाना। जय श्री राम। पीएम ने भले ही राजनीतिक बातें ना की हों, लेकिन एक नारे में बहुत कुछ कह दिया है। विपक्ष को तो पहले से ही पीएम मोदी का लखनऊ दौरा चुभ रहा है। पीएम मोदी वैसे किसी राजनीतिक रैली या दूसरे किसी मौके पर जय श्री राम बोलते तो बड़ा राजनीतिक शोर होना तय था, लेकिन दशहरे के मौके पर पीएम ने जय श्री राम कह के एक तरह से राजनीतिक तीर चला दिया।
विजयदशमी भगवान राम का दिन भी है और राम के दिन पर जय श्री राम का नारा बड़ी चतुराई से पीएम ने दे दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रधानमंत्री ने लखनऊ आने से पहले ही इसे बेहद खास दशहरा कहा था, इसलिए सबकी निगाहें इस बात पर लगी थी कि क्या मोदी यहां से कोई राजनीतिक संदेश भी देंगे। मोदी ने अपनी बात बेहद सफाई से कही। उन्होंने जय श्री राम का नारा भी लगाया, जातिवाद और वंशवाद की बात भी की और कॉमन सिविल कोड का जिक्र भी कर दिया, लेकिन सब कुछ ऐसे तरीके से कहा कि उनके विरोधी भी उन पर उंगलियां नहीं उठा सके। कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। ये सच है कि कई दफा राजनीतिक मंच से इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जय श्री राम का नारा राजनीतिक नारा नहीं है। वाल्मीकि रामायण के समय से इसके उल्लेख मिलते हैं। पीएम मोदी ने आज अपने भाषण में कहीं भी राजनीतिक बातें नहीं की, न ही ऐसा करने का मौका था, लेकिन पीएम मोदी के बोले गए जय श्री राम ने यूपी चुनाव से पहले टोन जरूर सेट कर दिया, उसके सिग्नल दे दिए। वैसे आज पीएम मोदी ने अपने भाषण में आतंकवाद से लेकर समाज में फैली बुराइयों के रावण के खिलाफ अपने रामबाण छोड़े हैं, जिन्हें सुनना भी दिलचस्प है। हर वर्ष रावण जलाते समय हमने हमारी बुराइयों को खत्म करने के संकल्प को अभी मजबूत बनाना चाहिए और उसमें विजयादशमी के समय हिसाब किताब भी करना चाहिए कि हमने कितनी बुराइयों को खत्म किया। लखनऊ से पीएम मोदी ने आज के उस रावण पर रामबाण चलाए, जो रावण गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार और अशिक्षा से लेकर आतंकवाद के रूप में दुनिया के सामने। विश्व की मानवतावादी शक्तियों का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना अनिवार्य हो गया है। जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जा सकता। पीएम ने आतंकवाद के रावण पर पाकिस्तान को कड़ा मैसेज दिया, तो राम, कृष्ण, बुद्ध और गांधी का जिक्र करके अहिंसा और शांति से युद्ध के टकराव की गूढ़ बात भी की। श्री कृष्ण के जीवन में भी युद्ध था, राम के जीवन में भी युद्ध था, लेकिन हम वो लोग हैं जो युद्ध से बुद्ध की ओर चले जाते हैं। समय के बंधनों से, परिस्थिति की आवश्यकताओं से युद्ध कभी कभी अनिवार्य हो जाते हैं, लेकिन ये धरती का मार्ग युद्ध का नहीं, ये धरती का मार्ग बुद्ध का है। पीएम ने राम कथा में जटायु का जिक्र करके आतंकवाद से लड़ने की ताकत को आज के मायनों से भी जोड़ा। वो जटायु जो सीता हरण के वक्त 10 गुना बलशाली रावण से अंतिम दम तक लड़ा। एक नारी के सम्मान के लिए रावण जैसी सामर्थ्यवान शक्ति के खिलाफ एक जटायु जूझता रहा, लड़ता रहा। आज भी अभय का संदेश कोई देता है तो जटायु देता है, और इसलिए 125 करोड़ देशवासी हम राम तो नहीं बन पाते हैं, लेकिन अनाचार, दुराचार, अत्याचार के सामने हम जटायु के रूप में तो कोई भूमिका अदा कर सकते हैं। पीएम मोदी ने आतंकवाद के साथ साथ समाज के अंदर मौजूद बुराई रूपी रावण का भी जिक्र किया। स्वच्छ भारत से लेकर शिक्षित भारत और बेटी बचाओ तक पीएम ने विजयदशमी पर अपने भाषण में इन सभी का जिक्र किया। बेटियों का गौरव करना होगा, बेटियों को बचाना होगा। दुराचार, भ्रष्टाचार हमारे समाज को तबाह करने वाले ये रावण नहीं है तो क्या है? इसको भी हमें खत्म करने के लिए देश के नागरिकों को संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। लखनऊ में रामलीला के किरदार निभाने वाले कलाकारों से भी पीएम मोदी मिले। कलाकारों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली। सभी कलाकार बेहद खुश थे। पीएम मोदी से मिले इन कलाकारों से आज तक ने खास बातचीत की।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस ऐशबाग की रामलीला देखी और इन कलाकारों के साथ भी कुछ वक्त बिताए। हम इनसे जानते हैं क्या रहा इनका एक्सपीरियंस। मुझे पहले तो फीवर हो रहा था, मैं डरा था, फिर अभी उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया लग रहा था, उन्होंने जब कहा बहुत अच्छा लगा कि मेरे बारे में मतलब मेरी रोल को लेकर कह रही थी तो अच्छी लगी। पीएम मोदी के लिए दशहरा खास था तो इन कलाकारों के लिए तो ये दशहरा बेहद खास हो गया जिनसे पीएम मोदी मिले। निगाहें इस बात पर टिकी थी कि प्रधानमंत्री सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में क्या बोलते हैं, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर संदेश ये दे दिया कि ये देश युद्ध नहीं चाहता, अगर युद्ध तोपा गया तो युद्ध करेंगे, मगर अब ये देश युद्ध से बुद्ध की ओर बढ़ चुका है। आतंकवाद पर भी बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। साफ है प्रधानमंत्री मोदी का संदेश देश के साथ साथ सीमा पार भी पहुंच रहा होगा। कैमरामैन नीरज कुमार और बालकृष्ण के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आज पीएम मोदी ने गरीबी और अशिक्षा सहित समाज में बुराइयों के रावण के जिन सिरों की बात की है उनका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि भारत की असली विजयदशमी तभी होगी जब हम इन बुराइयों और इन कमियों का दहन कर पाएं। आतंकवाद के रावण के रहते भारत की असली विजयदशमी अभी बाकी है। इस वर्ष आतंकवादी हमले में 165 नागरिकों की मौत हुई है, 143 जवान शहीद हो गए हैं और 386 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। भारत को बेरोजगारी के रावण से भी जीतना है। भारत में 49 करोड़ वर्कर लेकिन स्पेशल स्किल की कमी है। 2025 तक 10 करोड़ नए लोगों को रोजगार की जरूरत पड़ेगी। 2025 तक भारत में दुनिया की 20% वर्किंग आबादी होगी, लेकिन भारत की सिर्फ 7% आबादी के पास स्पेशल स्किल ट्रेनिंग है। भारत को गरीबी के रावण को भी खत्म करना है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 22 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा के नीचे हैं। नाइजीरिया से 2.5 गुना ज्यादा गरीब भारत में रहते हैं। भारत को भूख के रावण से भी लड़ना है। दुनिया में भूखमरी की शिकार सबसे बड़ी आबादी भारत में रहती है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भारत में 19.40 करोड़ आबादी भूखी है। दुनिया में हंगर इंडेक्स के 88 देशों में भारत 66वें स्थान पर है। शिक्षा व्यवस्था की बदहाली के रावण का भी दहन जरूरी है। एक सर्वे के मुताबिक यही हाल रहा तो शिक्षा में ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंचने में भारत को 126 साल लगेंगे। शिक्षा पर भारत जीडीपी का सिर्फ 3.83% खर्च करता है। भारत की शिक्षा व्यवस्था में 14 लाख शिक्षकों की कमी है। 20% शिक्षक तय सरकारी मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। भ्रष्टाचार के रावण पर भी भारत को विजय पाना बाकी है। भ्रष्टाचार के मामले में 168 देशों में भारत 76वें नंबर पर है। नौकरशाही में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार आज भी मौजूद है। 40% लोगों का बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है। हेल्थ सिस्टम की बदहाली के रावण का खात्मा भी जरूरी है। दुनिया में सामान्य बीमारियों में भी सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती हैं। भारत में एक परिवार की आय का 57% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च हो जाता है। भारत में 10,000 की आबादी पर 60 डॉक्टर हैं, जबकि अमेरिका में 25 डॉक्टर हैं। भारत में बीमार लोगों में 32% लोगों का घर बार महंगे इलाज की वजह से तबाह हो जाता है। पंपोर में एक सरकारी बिल्डिंग में छिपे बैठे आतंकवादियों में से एक को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इस वक्त एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी EDI बिल्डिंग में आग की लपटें उठती देखी जा रही हैं, जहां बाकी बचे आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ 39 घंटे बाद भी जारी है। रविवार सुबह करीब 6:30 बजे से यह बिल्डिंग आतंकवादियों के कब्जे में है। घंटे के बाद भी EDI की बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पांपोर में अभी भी ये एनकाउंटर जारी है। एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है, लेकिन अभी भी इस ऑपरेशन को जारी रखा गया है। जैसा आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, EDI की पूरी बिल्डिंग में इस वक्त आग लगी हुई है। आज पूरा दिन और कल भी लगातार इस बिल्डिंग पे गोलाबारी हो रही थी। 36 घंटे बाद पांपोर की बिल्डिंग पर कब्जा किए बैठे आतंकवादियों में से एक को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। रात के अंधेरे में ECI की बिल्डिंग में उठती आग की लपटें साफ देखी जा सकती। पांपोर की बिल्डिंग में छिपे बैठे आतंकवादियों पर भारतीय सुरक्षा बलों का फाइनल अटैक
अब शुरू हो चुका है और सेना ने आतंकवादियों को बिल्डिंग के अंदर ही जिंदा दफनाने की कसम खा ली। अब बिल्डिंग में कितने भी आतंकवादी हों, जिंदा नहीं बचेंगे। आज दिन भर बिल्डिंग में रुक रुक कर फायरिंग और धमाकों की आवाजें आती रहीं। बिल्डिंग में आग की लपटें भी देखी गईं और लगातार धुआं भी उठ रहा है। पूरी रात यहाँ गोलीबारी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जो स्थानीय लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि कम से कम 2 बार यहाँ रात में जो है गोलीबारी बहुत तेज़ हो गई थी। इस वक्त भी अगर आप देखें तो यहाँ रुक रुक के जो है विस्फोटों की आवाज़ सुनाई दे रही है। आर्मी और जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस का है वो ये ऑपरेशन लगातार कर रहे हैं। इस वक्त भी आप देख रहे हैं इस बिल्डिंग से लगातार धुआं निकलता दिख रहा है। सोमवार सुबह बिल्डिंग में घुसे 2 से 3 आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में सेना का एक जवान घायल हुआ था। सेना का कहना है कि बिल्डिंग में आतंकवादियों को छिपने के लिए बंकर जैसी सुरक्षा मिल रही है। जिस तरह से आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग और धमाके किए जा रहे हैं, उससे लगता है कि उनके पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद है। वो पूरी तैयारी के साथ सीमा पार से आए हैं। सेना की सूत्रों की माने तो भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लश्कर तैयबा ने 5 सुसाइड स्क्वाड्स का गठन किया है। ये 5 लश्कर के फिदायीन दस्ते 3 सदस्य वाले दस्ते हैं, जिनमें 3 फिदायीन मिलिटेंट जो हैं वो बनाए गए हैं और 5 ग्रुपों में से एक ग्रुप जो है लश्कर तैयबा का वो हंदवाड़ा में सेना के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। दूसरा ग्रुप जो 3 सदस्यीय वाला है वो सूत्रों के अनुसार ईडीआई के इसी कॉम्प्लेक्स में कल सुबह से छुपा हुआ है। ये दस्ता जो है राष्ट्रीय राजमार्ग को निशाना बनाने के लिए यहाँ आया था, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग पर हमले से पहले उनको इस ईडीआई कॉम्प्लेक्स में घेरा गया, क्योंकि सेना के पास खबर आई थी कि इस तरह से मिलिटेंट जो हैं वो ईडीआई परिसर में दाखिल हो गए हैं। थोड़े सुकून की बात यह है कि आतंकवादियों के कब्जे में कोई बंधक नहीं है, क्योंकि बुरहान वानी की मौत के बाद 3 महीने से इंस्टीट्यूट बंद पड़ा था। सेना के सूत्रों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर पूरी बिल्डिंग को उड़ाने का प्लान भी तैयार किया जा चुका है। इसी साल फरवरी में भी आतंकवादियों ने इस बिल्डिंग को निशाना बनाया था। तब भी आतंकवादी इस बिल्डिंग में घुस गए थे। तब 48 घंटे चले एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हुए थे, एक नागरिक भी मारा गया था और 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। कहा जा रहा है कि बिल्डिंग के अंदर घुसे आतंकवादी नौगाम सेक्टर में झेलम नदी के रास्ते कश्मीर में घुसे, लेकिन सेना का कहना है कि इस बात की पुष्टि ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही की जा सकेगी। शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, पंपोर, आज तक। 36 घंटे बाद एक आतंकवादी को मार गिराया गया। बिल्डिंग में अभी भी कम से कम 2 आतंकवादियों के होने की आशंका है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के बचकर भाग निकलने के सभी रास्तों को सील कर दिया है। उम्मीद यही कि बिल्डिंग में छिपे आतंकवादी कल सुबह का सूरज नहीं देख पाए। वैसे तो पूरी कश्मीर घाटी ही इन दिनों इम्तिहान के एक लंबे दौर से गुजर रही है, लेकिन कश्मीर के मौजूदा हालात में मासूम बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या वो नवंबर में अपने स्कूल के इम्तिहान दे पाएंगे। 3 महीने हो गए, कश्मीर में कोई स्कूल नहीं खुला। किसी बच्चे ने 3 महीने से स्कूल का ब्लैक बोर्ड नहीं देखा। आज तक संवाददाता निशांत चतुर्वेदी ने श्रीनगर के बंद पड़े स्कूलों और ठप हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। श्रीनगर के 2 सरकारी स्कूल, एक तरफ कोठी बाग गवर्नमेंट स्कूल जो सीआरपीएफ की छावनी बना हुआ है, जहां कलम थामे बच्चों की जगह बंदूक थामे सैनिक रह रहे हैं। दूसरी तरफ सोनवार गवर्नमेंट स्कूल, जिसके गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में बुरहान लिखा हुआ है। कश्मीर में ऐसे हजारों स्कूलों के दरवाजे पिछले 3 महीने से बच्चों के लिए बंद हैं। स्कूलों में ताला लगा हुआ है, झूले खाली पड़े हुए हैं, बसेस स्कूलों के अंदर हैं। इंतजार है कि वापस इन स्कूलों में रौनक कब आएगी। बच्चे बेचारे घर में प्राइवेट ट्यूशंस लेने को मजबूर हैं। ये हकीकत है श्रीनगर की, ये हकीकत है घाटी की। बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर ने जो झेला, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो वो हैं कश्मीर के मासूम बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन स्कूल नहीं जा पा रहे। स्कूल वगैरह कब से नहीं जा रहे? 3 महीने हो गए। 3 महीने? तो कैसे करते हैं फिर, कैसे पढ़ाई करते हैं? ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन। इच्छा नहीं करती स्कूल जाने की? हाँ।
तो कब लगता है आपको स्कूल काम करेंगे, क्या होगा? हड़ताल के बाद। आप स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? यूकेजी। और अभी तो स्कूल बंद है, तो कैसे पढ़ाई कर रहे हो? ट्यूशन से। तो स्कूल मिस करते हो? कश्मीर घाटी के बच्चों ने 3 महीने से स्कूल का मुंह नहीं देखा। बच्चे ट्यूशन सेंटरों में जाकर पढ़ाई करते हैं। पेरेंट्स परेशान हैं, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर भी और उनकी जिंदगी को लेकर भी। डर पत्थरबाजों का भी है और पैलेट गन का भी। मैं बच्चे को 4 महीने से स्कूल नहीं भेज पाई। मेरी सारे कहते मुझे प्लीज तुम आ जाओ। मैं सीरियसली कहती, मैं बोली पता नहीं मेरे बच्चे को पैलेट गन की कहां से लगेगा। मेरा छोटा सा बच्चा है, घर वापस आएगा नहीं आएगा। कश्मीर में कुल 518 सरकारी स्कूल और 479 प्राइवेट स्कूल हैं और पिछले 3 महीने से सभी स्कूलों पर ताले जड़े हुए हैं। बच्चे स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे हैं, ये जाने बगैर कि स्कूल के गेट पर लगे ताले कब उनके लिए खुलेंगे। सर हम चाहते हैं सर जो ये बंद है ये खुले और स्कूल हमारा खुले, हम पढ़े। आखिर स्कूल कब तक बंद रहेंगे? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हम जम्मू कश्मीर के एजुकेशन बोर्ड के दफ्तर पहुंचे। हमें अपने सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन एजुकेशन डायरेक्टर की मजबूरी का एहसास जरूर हुआ। शाह फैजल जम्मू कश्मीर के पहले IAS टॉपर और फिलहाल जम्मू कश्मीर के एजुकेशन डायरेक्टर हैं। ये शाह फैजल की फेसबुक पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं बंद पड़े स्कूलों का डायरेक्टर हूं, मुझे नौकरी चाहिए। शाह फैजल, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, इनसे हमारी बातचीत हुई। कैमरे के सामने वो नहीं आ सकते हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि सरकारी मुलाजिम है, लेकिन वो इस चीज को लेकर परेशान थे कि 180 दिन मिनिमम वर्किंग डेज होते हैं स्कूल के और यहां पर सिर्फ 93 दिन बच्चे स्कूल जा सके हैं। नवंबर के अंदर बोर्ड्स के 10वीं और 12वीं के इम्तिहान हैं। इस बात को लेकर बहुत चिंता है कि आखिर ये बच्चे कैसे बोर्ड की परीक्षाएं देंगे। नन्ही आंखें ढूंढती उस जन्नत को जिसका दीदार करने के लिए दुनिया आती थी। न जाने किसकी नजर लगी है, आज शहर के हर आईने में दरार आ गई है। कश्मीर ने पिछले 3 महीने में जो कुछ झेला है, जितना कुछ बर्दाश्त किया है, उसका दर्द इन शब्दों में झलकता है। निशांत चतुर्वेदी, श्रीनगर, आज तक। आज अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है। पूरी दुनिया सदी के महानायक के तौर पर जानती है, शहंशाह, बिग बी, एंग्री यंग मैन जैसे नामों से जानती है। 74 साल के हो गए। अमिताभ बच्चन का कद इतना बड़ा है कि उनकी शान में कसीदे पढ़ने के लिए शब्द ढूंढना मुश्किल काम है। इसलिए आज हम बॉलीवुड के शहंशाह के जन्मदिन का जश्न उसी तरह मनाना चाहते हैं जिस तरह देश ने उनकी फिल्मों को सेलिब्रेट किया है। रोमांस, एक्शन, कॉमेडी, हर डायलॉग, हर किरदार उतना ही विश्वसनीय। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।